नमस्कार बच्चों, पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बच्चों मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर है, यहाँ से समझ लीजिए फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इम्पोर्टेंट, और वेटेज है, मेन जो मार्क्स की जो वेटेज है न्यूमेरिकली, वो यहाँ से चालू हो जाती है। और यहाँ से आप जितना भी आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो ना केवल आपके इंजीनियरिंग, आपके आने वाली कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए, आप अगर मास्टर्स भी करेंगे बीटेक के बाद तो वहाँ तक काम आएगी। ठीक है, इंजीनियरिंग करेंगे तो ये तो बैचलर्स डिग्री हो गई, बैचलर्स डिग्री में आप बीएससी भी करते हैं तब भी, और मास्टर्स डिग्री तक भी काम आने वाली है। तो यहां से आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, तो अभी ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे आ गया है वो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी क्लास में आप जो आज की है आपकी, उसमें थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। देखिए बच्चों, जो फिजिक्स का जो मेन होता है वो पोर्शन हम लोग जो अब चालू करने वाले हैं वो हम लोग इस फेज में एंटर करने वाले हैं, मैकेनिक्स के फेज में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स के अभी आप लोग बहुत ही ज्यादा स्टेजेस देखने वाले हैं आगे। ठीक है, अभी जो हम लोग जिस फेज में एंटर करने वाले हैं फिजिक्स के, वो है मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स के बाद आपका देखिए थर्मोडायनेमिक्स भी है। ओके, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपका ऑप्टिक्स है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो आप लोग फिजिक्स के अंदर 11th-12th में पढ़ते हैं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सब पोर्शन आप पढ़ेंगे 12th में, और ये वाला जो पोर्शन है मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स, ये पोर्शन आपका होता है 11th में। पहले आप थोड़ा करिकुलम समझ लीजिए कि हम लोग फिजिक्स के अभी किस फेज में बातचीत चल रही है हम लोग की। ठीक है, तो मैकेनिक्स में बच्चों, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन, उसके मोशन और उसके ऊपर लग रहे फोर्सेस के बारे में। ओके, तो कुल मिला के जो मैकेनिक्स होती है ना, उसको हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स को हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन होता है स्टैटिक्स, दूसरे पोर्शन को नाम दिया गया डायनेमिक्स, और तीसरे पोर्शन को नाम दिया गया काइनेमेटिक्स। ये बच्चों इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आज पहले आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि आप फिजिक्स के कौन से फेज में अभी हैं और आगे कौन कौन से फेजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपकी मेन फिजिक्स जो है वो चालू हो रही है। तो बच्चों स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग ना किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जो जिसका मोशन नहीं हो रहा होता। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर की स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, रुकी हुई चीज, स्टैटिक्स। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि रुकी हुई चीज पे कैसा फिजिक्स, तो आपको बता दूं, देखिए रुकी हुई फिजिक्स में भी बहुत सारी आपकी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। ये सपोज कोई आप लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ m मास होगा, अगर इसका कुछ मास है तो ये हमेशा अगर अर्थ के अंदर में है तो एक फोर्स लगाएगी जो इसकी वेट के बराबर होगी। इसका वेट होगा mg इसका वेट हो जाएगा, और यही जो है वेट जो है, यही जो है एक फोर्स है जो कि ये इस बॉडी के, ये बॉडी लगाती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, फिर अर्थ भी इसको इक्वल अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसको रिएक्शन बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। ओके, तो अभी जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है आप इस पे फोर्स लगाएंगे ना, तब भी कुछ फोर्स लिमिट तक ये बॉडी मूव नहीं होगी। एक पार्टिकुलर फोर्स के बाद ही ये बॉडी मूव करना चालू होगी। तो तब तक की स्टडी हम लोग को करनी है, जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है तब तक की स्टडी, यानी जब तक ये स्थिर है, ये मूव नहीं करी, तब तक की जो स्टडी होगी वो स्टैटिक्स के अंदर में होती है।
तो इतने सारे फोर्सेस हो गए। अब इसमें एक और फोर्स आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी तो तुरंत मूव हो जानी चाहिए, लेकिन बॉडी जो है कुछ हद तक फोर्स को रेजिस्ट करती है और वो उस लिमिट को, जब तक वो लिमिट रीच नहीं हो जाती तब तक मतलब ये फोर्स जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो एक अगेंस्ट इसके, इस फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लग रहा होता है, इसका मतलब उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इसको अगर आप फोर्स कैपिटल एफ में डिनोट करें तो बेटर रहेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, एक लिमिट के बाद ही ये बॉडी मूव होना चालू होगी, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपने फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी तुरंत मूव हो जानी चाहिए, लेकिन कभी भी ये तुरंत मूव होती नहीं है। ओके, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ फोर्स लगाने के बाद ही ये बॉडी मूव होगी। इसका मतलब ये हुआ जब तक वो फोर्स अपनी लिमिट पर नहीं आ रहा तो कोई एक अगेंस्ट में इसके फोर्स जरूर लग रहा होगा जो इस फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, बॉडी को मूव नहीं होने दे रहा है। वो फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा स्टैटिक्स आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग इस फेज में नहीं आए हैं। दूसरा होता है हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब होता है बॉडी इन मोशन। बॉडी इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों ही हम लोग मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं। ओके, डायनेमिक्स में हमारा मेन फोकस होता है कॉज ऑफ मोशन पे। कॉज ऑफ मोशन पे कि वो मोशन की वजह क्या थी। वजह क्या होती है मोशन की? फोर्स। किसी फोर्स के कारण आपका बॉडी मूव हुआ है, तो डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स अगर लग रहा है और बॉडी मूव कर गई तो कुछ वर्क हो जाएगा या फिर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग डायनेमिक्स में फोर्स के बारे में बात करते हैं, वर्क के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, टॉर्क के बारे में बात करते हैं, मोमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, ये सब चीजें जो है हमारी वो आ जाती हैं डायनेमिक्स के अंदर। अब काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कॉज ऑफ मोशन पे नहीं होकर के आपका केवल मोशन की स्टडी के ऊपर होता है। ओके, मोशन कैसा है, हाउ इज द मोशन, नॉट द कॉज बट हाउ द मोशन इज डन। मतलब यहां पर हम लोग वाई पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में हम लोग मोशन का वाई पढ़ते हैं कि मोशन हुआ क्यों। ओके, और काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि मोशन हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है। अभी कैसा हो रहा है, हम लोग को यहाँ पर कॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को कॉज में ध्यान में नहीं रखना है कि उसका मोशन का कॉज क्या है, हमको वो नहीं पढ़ना है। हमको इसके बारे से इससे कोई मतलब नहीं है। मोशन कैसा हो रहा है उसको हम पे ज्यादा जोर देना है। तो कैसा हो रहा है मतलब आप वेलोसिटी की बात करेंगे, आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे, आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, आप बात करेंगे उसके पाथ की। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, सब ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। तो काइनेमेटिक्स जो है वो मोशन के बारे में पढ़ता है, जो कि मोशन में भी हम लोग ऐसा मोशन जिसमें कॉज को ना लेकर के मोशन हो कैसा रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसका पाथ वो क्या कैसा ट्रेस कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। वहीं डायनेमिक्स में हम लोग उस मोशन के कैसे होने की संभावना को नहीं, लेकिन मोशन हो क्यों रहा है, क्यों की बात करी जाती है, उस मोशन का कॉज क्या है उसकी बात की जाती है। तो होपफुली आपको स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर का डिफरेंस समझ में आया। अभी मैं यहाँ पे इरेज करके मोशन कौन मोशन के टाइप क्या होते हैं, मोशन क्या था, उसकी बात करता हूँ। तो पहले मुझे इरेज करने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मोशन के बारे में कि भाई मोशन क्या होता है। तो मोशन मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज कर ले तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। मतलब क्या हुआ, सपोज ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसकी ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है। कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पहुंच गया। ओके, तो इधर पहुंचाने के लिए कुछ फोर्स लगा होगा। अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो वो डायनेमिक्स हो जाएगा। ओके, लेकिन ये बॉडी यहां से यहां किस तरह से पहुंची, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था, उसके बारे में स्टडी करें तो वो हो जाएगा हमारा काइनेमेटिक्स। ओके, तो मोशन आपको समझ में आया होगा कि मोशन मतलब होता है कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बॉडी मतलब क्या हुई, मोशन में हुई। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अब इसको हम लोग किसी एक पोजीशन, रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही आप बात करेंगे, है ना।
अब इसकी जो बात होगी वो किसी फिक्स्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में ही बात होगी। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड विद रेफरेंस टू अ कन्वेंटली चूजन ओरिजिन। ओके, किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही बात होगी, क्योंकि अगर आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का ओरिजिन स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बॉडी मूव हुई। ओके, तो आपको क्या लेना होगा, एक ओरिजिन चूज करना होगा। उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही आप बता सकते हैं कि वो बॉडी मूव करी कि नहीं करी। ओरिजिन आप कहीं भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि यहीं लीजिए। आप बोल सकते हैं ना, अगर आपने ये भी ओरिजिन लिया है तो बोल सकते हैं ना कि इतनी दूरी पे था पहले, अब जो है वो इतनी दूरी पर है। तो आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर पाए और बता पाए कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी ये ऐसा बोल रहा है कि हम लोग जनरली, ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है, लेकिन जनरली पोजीशन जो राइट में होती है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो लेफ्ट में होती है उसको उस पोजीशन को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर देखिए, अगर टाइम के साथ अगर आपका बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में कंसीडर करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका 1 मीटर से डिस्प्लेस हुआ। ओके, फिर आपने 1 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया, फिर ये 1 ही मीटर से डिस्प्लेस हुआ था। उसके बाद फिर आपने 1 सेकंड के बाद मेजर किया तो फिर ये 1 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो ऐसा मोशन जिसमें आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ओके, पर यूनिट टाइम आप बोल लीजिए, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो बराबर बराबर चेंज हो, ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैफेजार्ड होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ था, 1 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, फिर अगले सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट यहीं रह गया। ओके, कभी ये ट्रेवल किया 8 मीटर 1 सेकंड में, ओके, कभी ये ट्रेवल किया 2 मीटर 1 सेकंड में। तो ऐसा मोशन जिसका जो पोजीशन है वो बहुत ही हैफेजर्डली चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ऐसे मोशन को आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम के साथ इसका जो चेंज इन पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है बहुत ही जल्दी या बहुत ही ज्यादा कम। ओके, अभी एक और यहाँ पर टाइप डिफाइन किया है। ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने मोशन की बात कर ली थी, ये जो है हमने टाइम के रेस्पेक्ट में मोशन की बात कही थी, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो कैसी चेंज हो रही है, कम हो रही है, कभी ज्यादा हो जा रही है तो नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया, एक जैसी हो रही है तो हम लोग यूनिफॉर्म बोल दिया। लेकिन अगर आप ये चीज देखें कि मोशन ओरिजिनली कितने टाइप के होंगे, या तो ट्रांसलेटरी होगा। ओके, हमको जो फिजिक्स में अभी 11th-12th में पढ़ना है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसलेटरी मतलब जो सीधी लाइन में जिसका मोशन हो, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है या तो वो रोटरी हो। ओके, रोटरी मतलब ये हो गया कि एक फिक्स एक्सिस है, उसके अबाउट वो मूव करे जा रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, एक फिक्स एक्सिस है, उसके अबाउट अगर ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहे तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटरी मोशन। दूसरा होता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मतलब होता है कि आपने कोई पेंडुलम लिया हुआ है, ठीक है, और ये वापस से अपना जो है डिस्टेंस को ऐसे वापस एक टाइम पीरियड के बाद वापस से इस पोजीशन पे आ रहा है, जा रहा है, उसी पाथ को बार बार हर टाइम पीरियड में कवर करता जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे तीनों जो मोशन जो पढ़ने हैं हमारे 11th के कोर्स में ही है, हमको ये सब भी देखना है। जिस वाइब्रेटरी मोशन आप ऑसिलेशन में पढ़ते हैं वो भी आपके सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे। आपको रोटरी मोशन भी पढ़ना है। अभी आप जो है ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। तो अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कैसा है। तो पहला तो हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पे मुझे लगता है बहुत कुछ बोल दिया है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जब आप इंस्टेंटेनियस चीज पे आएंगे, इंस्टेंटेनियस वाली चीज पे आएंगे तो आपको वहां पे मैथमेटिक्स का एक टूल है जिसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। मैथ्स में एक टूल है जिसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है, वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ऑलरेडी। और नहीं भी आपको अभी मैथ्स में अगर ये चीज डिस्कस हुई है तो मैं उतना सफिशिएंटली आपको बता दूंगा कि आपको जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए।
ठीक है, इसको अगर इन डेप्थ अभी 11th में नहीं भी पढ़ाया गया है, आपका उतना कोर्स पहुंचा नहीं है, तो मैं खाली उतना डिफरेंशिएशन डिस्कस करूंगा जो हमारे फिजिक्स के टूल में यूज हो सके। फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन, हमको डिस्कस करना है, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह और उसकी इक्वेशन वगैरह हमको देखनी है, और आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी के ही कंसेप्ट से फिर अगला चैप्टर हमारा पूरा डेवलप होता है, जो चैप्टर 4 है, यानी मोशन इन प्लेन। ओके, स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग को मोशन इन प्लेन पढ़ना है, तो वहां हमें वेक्टर्स वगैरह देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी भी हमें, इसका भी कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला जो हमारा टॉपिक है, अपना हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्योंकि जब मैं खुद अपने 11th-12th में था तो मुझे ये एकदम से जब डिफरेंशिएशन वगैरह आया तो मेरे को हवा ही नहीं लगती थी कि भाई हुआ क्या। फिर मेरे को घर पे आके बहुत ज्यादा टाइम लगता था अपनी रेफरेंस बुक से इसको खोल खोल के समझने में। तो आज का टाइम जो है वो बहुत डिफरेंट है, आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप यूट्यूब पे सर्च करके आराम से इसको ढूंढ के देख सकते हैं। लेकिन अगेन माइंडसेट बच्चों का अभी भी वही है, इसीलिए आप भी इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जब तक आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे तब तक आपको ये चीजें सब समझ में आने वाली नहीं है। हम लोग तो क्या ऑफलाइन क्लासेस करते थे स्कूल में, तो रिवाइंड करने की हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, एक बार जो टीचर ने बोल दिया वो रिपीट नहीं होता था। नोट्स बनाए तो बनाए, सुनने में रह गए तो नोट्स भी हम लोग नहीं बना पाते थे। फिर घर पे आके हम लोग को टाइम ज्यादा लगता था उन चीजों को समझने में। लेकिन आज का टाइम अलग है, आप चीजों को ऑनलाइन कर दिया है, आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं अब यहाँ से जो चालू हो गई हैं। मैकेनिक्स जो है जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक समझ में आने वाली नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पाथ लेंथ। पहला पोजीशन क्या है, देखिए ये जैसे ये डायग्राम बना हुआ है ना, तो इसमें इस डायग्राम के थ्रू एक चीज समझ लीजिए। जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज यहां पर था स्टार्टिंग में, ठीक है, विद टाइम वो ये पाथ को ट्रेस कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने ये जो जिस भी पाथ को या जिस भी ट्रैजेक्टरी को ट्रैवर्स करता है, ठीक है, तो हर एक पोजीशन है, ये हर किसी भी टाइम इंटरवल के बाद जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी उसी को पोजीशन बोला जाता है। तो पोजीशन आपको करेक्ट हो गया। पाथ लेंथ मतलब ये होता है जो डिस्टेंस वो एक्चुअल कवर करता है ना, जो ये डिस्टेंस आपका जो एक्चुअल में कवर कर रहा है, ये पूरा डिस्टेंस, इसी को हम लोग पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो एक्चुअल में ट्रेवल होता है उसी को हम लोग पाथ कंसीडर करते हैं। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि एक थ्रेड है, आप समझ लीजिए कि एक थ्रेड है। फिर आपको अगर पाथ लेंथ निकालनी है तो इस थ्रेड को स्ट्रेट कर दीजिए और उसका मेजरमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो वो जो आपका थ्रेड का जो मेजरमेंट आएगा वही डिस्टेंस होगा या फिर पाथ लेंथ होगी। ओके, और ये तो एक आसान तरीका है बताने का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग टेप वगैरह से इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो पाथ ट्रेस किया है, इसी की लेंथ को हम लोग डिस्टेंस या पाथ लेंथ बोलते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि आपका ओरिजिन और एंड पॉइंट पर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो हमने अभी ट्रेवल किया है? नहीं, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो लाइन आपको डायरेक्टली ज्वाइन करे स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन पर, जो डायरेक्टली लाइन ज्वाइन करे वही हमारा जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट में? हमारा एक और डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो होता है वेक्टर। तो अभी ध्यान से सुनेंगे स्केलर और वेक्टर क्या है, वरना हवा नहीं लगेगी कि भाई वेक्टर क्या है और ये स्केलर क्या आ गया। स्केलर वेक्टर जो है हम लोग यहीं पर आकर पहली बार पढ़ते हैं, फिर हवा नहीं लगती है, फिर आगे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझेंगे स्केलर और वेक्टर मतलब क्या हुआ। तो स्केलर मतलब ये होता है ऐसी चीज जो सिर्फ उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। वेक्टर मतलब ये होता है जो क्वांटिटी एज वेल एज आपका डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे,
वो होता है हमारा, क्या होता है, वेक्टर होता है। तो अभी आप समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे है और डिस्टेंस जो हमारा स्केलर कैसे है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि सपोज देखिए आपने सपोज 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल किया, ओके, 4 मीटर ट्रेवल किया मान लीजिए, ठीक है। अगले दूसरे सेकंड में आपने 3 मीटर ट्रेवल किया। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो टोटल डिस्टेंस क्या है, आप बोलेंगे डिस्टेंस को आप बोलेंगे 7, ठीक है, डिस्टेंस आप बोलेंगे 7। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे आप 7, क्योंकि भाई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो यही है ना। अब अगर आप देखिए कि हमने फिर से ए से चालू किया, 4 मीटर गए, इस पॉइंट पे आ गए, फिर यहां से हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर ली, डायरेक्शन चेंज कर ली और अब मुड़ करके हम लोग परपेंडिकुलरली यहां नीचे की ओर आ गए 3 मीटर। तो क्या डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस तो आपका वही रह गया। डिस्टेंस तो आपका सपोज ये नया पॉइंट डी है तो डिस्टेंस तो पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ तो अभी भी वही हो गई है ना। क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस आपकी अभी भी 7 मीटर हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हुआ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मेरा ये हो गया, तो ये आता है आपका 5 मीटर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे 5 आ जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। लेकिन कुल मिला के आप कॉन्सेप्ट समझिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो ये चीज हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, 5 हो गई। कंसेप्ट इसके पीछे ये है कि जब मैंने डायरेक्शन चेंज करी तो डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो तो आपका वेक्टर है ही नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, केवल आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, कितना आपने पाथ एक्चुअल में ट्रेवल किया हुआ है उसी पे डिपेंड करेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर होती है, वो डायरेक्शन चेंज करने पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाए, वो हमारी वेक्टर होती है। अब यहां से हमको ये चीज क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो कर दिया मैंने अपनी स्पीड बाकी लेक्चर्स के कंपैरिजन में, उसका रीजन केवल एक ही है कि जो मैकेनिक्स है वो हमारा बेस है। अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग आगे की पढ़ाई समझ ही नहीं पाएंगे, ओके। बहुत से मैंने देखे हैं मैंने भी जब 11th-12th में था तो मैंने बहुत टीचरों से ट्राई किया पढ़ने का, लेकिन वो स्पीड ऐसी रहती है कि हम लोग ग्रास्प नहीं कर पाते उस स्पीड को, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो भी जस्ट 10th को छोड़ करके 11th में आया है, और 10th से और 11th का जो है स्टडी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। अगर 10th का स्टडी कंपैरिजन ये है तो 11th का एकदम से ऐसा हो जाता है। 12th में बढ़ता है लेकिन वो इतना नहीं बढ़ता है, इसलिए ग्रास्प हो जाता है 11th के बाद 12th में। लेकिन 10th के बाद ये जो जंप होता है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों आप लोग जो है, अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप भी इस पे ध्यान देंगे। अगर कुछ बच्चे तेज हैं तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि स्पीड बढ़ा के देख लेंगे मेरा लेक्चर, तब भी उनको चलेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसको थोड़ा सा आप आराम से समझें, ओके। तो अभी मुझे लगता है कि आपको पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। हम लोग फिजिक्स के कौन से स्टेज पे हैं ये बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस का है, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा पोर्शन है जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।